हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों को फाइब्रोएडिनोमा के बारे में बताएंगे कि फाइब्रोएडिनोमा क्या है और फाइब्रोएडिनोमा के क्या सिम्टम हैं, फाइब्रोएडिनोमा को कैसे एग्जामिन करते हैं। दूसरा ये कि फाइब्रोएडिनोमा के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए। फाइब्रोएडिनोमा benign abnormal growth of tissue in the breast। ये एक बेनाइन ट्यूमर्स है जो वुमेन्स के ब्रेस्ट में बनता है। सवाल ये उठता है कि ट्यूमर क्यों बना। तो ट्यूमर बनने के कारण कहता है कि ये हार्मोन के रिस्पॉन्स के आधार पर बनता है और ये उन लोगों में ज़्यादा है जो 15 से 35 साल की उम्र में हैं। इन लोगों के ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट पेरेन्काइमल सेल है उसमें हमेशा बदलाव आते रहता है हार्मोन के रिस्पॉन्स के आधार पर। इसलिए ऐसे सिचुएशन में यहाँ बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन्स, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा constantly undergoing physiological change in response to the hormones। देख रहे हैं कि हार्मोन के रिस्पॉन्स के आधार पर ब्रेस्ट के टिश्यू में और कंटिन्यूअस बदलाव आ रहा है, जिसके कारण ब्रेस्ट के टिश्यू के पॉलीफ्रेशंस होते हैं और यहीं पर ओवर ग्रोथ भी होता है। तो ओवर ग्रोथ कौन से टिश्यू के हो सकते हैं? तो कहा कि ब्रेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उसके ओवर ग्रोथ हो सकते हैं, जैसे लॉब्यूल्स के हो सकते हैं, उसके डक्ट के हो सकते हैं, फाइब्रस टिश्यू हैं उसका हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हार्मोन के रिस्पॉन्स के आधार पर होता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फाइब्रोएडिनोमा की वास्तविकता क्या है। फाइब्रोएडिनोमा के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला ये कि फाइब्रोएडिनोमा मल्टीपल भी हो सकते हैं और ये सिंगल भी हो सकते हैं। ये बेनाइन नेचर के ट्यूमर्स हैं और ये लोकलाइज होते हैं। दूसरी बात ये कि फाइब्रोएडिनोमा डेवलपिंग जो ब्रेस्ट है उसमें ये डेवलप होता है। सिंगल और मल्टीपल हो सकते हैं और साथ साथ में ये जो कंटेन किए होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रस टिश्यू का कॉम्बिनेशंस होता है। फाइब्रोएडिनोमा को अगर किसी को हो गया है तो क्या सिम्टम होगा? तो पहला सिम्टम ये पेनफुल हो सकता है और पेनलेस भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये सिंगल हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। तीसरी बात कि ब्रेस्ट के टेंडरनेस पीरियड के कुछ दिन पहले स्टार्ट हो सकता है। टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट बिफोर फ्यू डेज ऑफ पीरियड्स। फाइब्रोएडिनोमा एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स है। अब हम लोग ये बात करें कि फाइब्रोएडिनोमा को कैसे पता करते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे कैंसरस ट्यूमर भी बनते हैं, तो फाइब्रोएडिनोमा को कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर सर्जन है वो उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन में क्या क्या चीज़ें पता चलता है कि ये फाइब्रोएडिनोमा की तरफ है या मैलिग्नेंट की तरफ है। तो सबसे पहला ये कि फाइब्रोएडिनोमा के जो ट्यूमर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसके जो बॉर्डर है वो स्मूथ होता है। दूसरा बात ये कि ये कोइंसिपिड्स के होते हैं। तीसरी बात ये कि ये मूवेबल, इजीली मूवेबल्स है। और चौथी बात कि इसके फिलिंग जो है रबरी फिलिंग्स है। जब आप कभी भी रबर के बल्ब को जैसे दबाते तो एक फिलिंग आता है, इसके ट्यूमर में भी इसी तरह के फिलिंग्स आते हैं। तो डॉक्टर इसके जरिए अपने को कंफर्म हो लेते हैं कि ये किस तरह के ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ब्रेस्ट के किस रीजन में है। ब्रेस्ट के रीजन को 4 हिस्सों में बांटा जाता है।
जो आउटर साइड के हिस्सा है उसको कहते हैं अपर आउटर क्वाड्रेंट्स। ऊपर के जो बॉडी साइड्स में है उसको कहते हैं अपर इनर क्वाड्रेंट। आउटर साइड में है उसको कहते हैं लोअर आउटर क्वाड्रेंट्स। और निचले हिस्से के जो मिडिल साइड्स में है उसको कहते हैं लोअर इनर क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि ट्यूमर किस क्वाड्रेंट में बना है। आपके अपर आउटर क्वाड्रेंट्स में है, या इनर क्वाड्रेंट्स में है, या लोअर के आउटर क्वाड्रेंट्स में है, या फिर लोअर के इनर क्वाड्रेंट्स में है। इससे ये पता चलता है कि ट्यूमर की कुछ खास स्थिति है जो खास क्वाड्रेंट में होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर बनते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आउटर क्वाड्रेंट्स जो है अपर साइड्स के, उस क्वाड्रेंट में मैलिग्नेंट नेचर की ट्यूमर ज़्यादा बनते हैं। अलग अलग हिस्से पर ट्यूमर बनने की, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने की एक चांसेस है कि कितने % चांसेस है। तो ये ज़रूरी होता है कि आखिर किस क्वाड्रेंट्स में बना है, अपर आउटर क्वाड्रेंट्स में बना है, अपर इनर क्वाड्रेंट्स में बना है, या फिर लोअर आउटर क्वाड्रेंट्स में बना है, या लोअर इनर क्वाड्रेंट्स में बना है। वो गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन उसको इंडिकेट करते हैं देख करके। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा को डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं। फाइब्रोएडिनोमा को डायग्नोस करने के लिए पहला जो इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी ऑफ बोथ ब्रेस्ट। आप दोनों ब्रेस्ट का यूएसजी करवाइए। या फिर सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है वो है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी कराने से ये पता चलता है कि जो डिफ्रेंशिएशन है कि ट्यूमर ब्रेस्ट में कैसा है, वो बेनाइन नेचर के हैं या फिर मैलिग्नेंट नेचर के हैं। यहाँ पर एक इंडिकेशंस हैं कि जो यंग वुमेन्स हैं उन लोगों को मेमोग्राफी एडवाइस नहीं किया जाता है, क्योंकि हार्ड टिश्यू इस एज में जो यंग वुमेन्स हैं उन लोगों के जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो हार्ड होते हैं, तो डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होता है। इसीलिए यंग लोगों में ये इंडिकेशंस नहीं है। जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस है वो है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है इसके बाद है बायोप्सी। बायोप्सी में एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो नोड्स हैं, जो ट्यूमर्स हैं, उसमें से टिश्यू के छोटे से टुकड़े को लिया जाता है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ओवरऑल हम लोग इन सारी चीज़ों को देखे हैं, तो क्या मैनेजमेंट होता है इसके लिए। फाइब्रोएडिनोमा के ट्रीटमेंट में कुछ बातों को जानने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि फाइब्रोएडिनोमा समय के साथ अपने आप छोटा होकर ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात ये कि फाइब्रोएडिनोमा के कुछ साइज़ हैं जो आपके बॉडी में हमेशा कॉन्स्टेंटली बना रह सकता है। और तीसरी बात ये, फाइब्रोएडिनोमा समय के साथ बड़ा भी हो सकता है। तो इंक्रीज इन साइज ओवर द टाइम, अगर ऐसा होता है तो वैसे कंडीशन में आपको इलाज की ज़रूरत होती है। और इसमें इलाज के बाद जो करते हैं इसमें सर्जिकल रिमूवल ही बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। अगर आपको कभी भी या किसी को पता चलता है कि ये एक ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर है, तो आप इमीडिएट अपने आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन से संपर्क करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या ये फाइब्रोएडिनोमा है या फिर किसी और दूसरे तरह के ट्यूमर्स हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं वो अपना करवाएं। मुझे आशा है कि आपको फाइब्रोएडिनोमा के बारे में जो जानकारी दी गई है ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।